हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। और कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई हो कि आप सभी लोग अब बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों की ये ऑडियो बुक आपकी तैयारी में चार चांद लगा रही होगी, यानी कि आपकी हेल्प कर रही होगी। और आप लोग किस तरह से रिवाइज करते हैं? आप लोग ऑडियो बुक को किसके साथ यूज करते हैं? एनसीईआरटी से साथ में लेकर के बैठते हैं जब आप इनको सुनते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सिर्फ इसको रात में कान में लगा करके सुनते हुए सो जाते हैं, या सुनते हैं तो आपका रिवीजन अच्छी तरह से होता है? जो भी आपका तरीका हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है इन ऑडियो बुक के साथ में रिवाइज करने का। और आपको अगर ये वाकई में हेल्प कर रही हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, जितनी आप दूसरों की मदद करेंगी, ऊपर वाला उतनी ही आपकी मदद करेगा। एंड आई विश कि आप सभी लोग इस नए साल में अपनी तैयारी को और तेज़ी से बढ़ा सकें। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को रेगुलरली आपकी ये ऑडियो बुक्स प्रोवाइड कर सकूं। और बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं 1 मिनट बायोलॉजी में वो वीडियोस डालती हूं जिनके टॉपिक पे बार बार नीट में क्वेश्चंस आते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर कर रही हूं, तो आप लोग उन वीडियोस को देखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत थोड़े से टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने रिवाइज कराया है। तो आई होप कि आप लोगों को वो वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी नीट की तैयारी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आज जो हम ऑडियो बुक कवर करने जा रहे हैं वो है अध्याय 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्लास 12 का चैप्टर है एंड दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ऑडियो बुक, और इसको आज ही कंप्लीट करेंगे। असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव हैं। कक्षा 11 में आपने जीवे जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है जीवे जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीवी जीव आते हैं? वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाए? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी जहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव विविध रूपायित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। विषाणु, वायरॉइड्स तथा प्रायंस भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीवियों को चित्र 10.1 तथा 10.2 में दिखाया गया है। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक मीडिया यानी माध्यमों पर उगाया जा सकता है, यानी न्यूट्रिएंट मीडिया पर, ताकि वृद्धि कर ये कॉलोनी का रूप ले लें और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके। चित्र 10.3 ऐसे संवर्धन जन सूक्ष्म जीवियों पर अध्ययन के दौरान काफी लाभदायक होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10.1 में और 10.2 में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स। 10.3 में यहाँ पे पेट्री प्लेट्स में ग्रो की गई हैं कॉलोनीज। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मजीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्म जीव हानिप्रद हैं। अधिकांशतः सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है। 10.1 घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB यानी लैब कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप में पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है।
इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पथ CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस रेविसी का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पेय तथा आहारों की बड़ी संख्या सूक्ष्मजीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी, इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बांस, प्ररो आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। रॉकफोर्ड चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। 10.2 औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। चित्र 10.4 यहाँ फर्मेंटर देख सकते हैं। 10.2.1 किण्वित पेय यानी फर्मेंटेड ड्रिंक। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय पदार्थों या पेय के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको वे उपापचयी अभिक्रियाएं याद हैं जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है? विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति, किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन आसवन अथवा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। किण्वन संयंत्र का फोटोग्राफ 10.5 में दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम। 10.2.2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों एंटीबायोटिकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खिलाफ तथा बायो का अर्थ जीवन है। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ हुआ। रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है और ये अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेट्स पर वे कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए हैं, जिस कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवियों जैसे अन्य एंटीबायोटिकों को भी परिशुद्ध किया गया। क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के नेम तथा उनके स्रोत के बारे में बता सकते हैं? प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिक्स से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। 10.2.3 रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण सिट्रिक एसिड का एस्परजिलस नाइजर एक कवक, एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई,
ब्यूट्रिक एसिड का क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम एक जीवाणु तथा लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस आदि हैं। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। लाइपेस का प्रयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीएजेस के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। स्टेफाइनोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयाघात के अग्रग्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। मोनस्कस परप्यूरिस यीस्ट से उत्पन्न इस स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन की तरह क्रिया करते हैं। 10.3 वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। प्राथमिक उपचार। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल में बड़े छोटे कणों का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद शीत बालुक्षाम यानी ग्रिट, मृदा तथा छोटे गुटिकाओं पेवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आमपक यानी स्लज के नीचे बैठे कण हैं और वे प्लावी यानी सुपरनेटेंट यानी एफ्लुएंट का निर्माण करता है। बहिस्त्राव को प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार। प्राथमिक बहिस्त्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, चित्र 10.6, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु में इसे पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवियों की प्रबल शक्ति वृद्धि ऊर्णक कवकी तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के लिए जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्त्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्त्राव के बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन की उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वाहित मल तथा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब वह स्राव को निस्सादन यानी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहां जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रियत आमपक कहलाता है। सक्रियत आमपक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं। यह आमपक निवेश द्रव्य की तरह कार्य करता है। आमपक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप कर दिया जाता है जिसे अवायवीय आमपक संपाचित्र यानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। जो यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं वे आमपक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैस बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि ये ज्वलनशील होती हैं इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्त्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों झरनों में छोड़ दिया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र 10.7 में दिखाया गया है।
आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्मजीवी प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई। आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए अपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में जाएं जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। 10.7 वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र और ये 10.6 वाहित मल उपचार संयंत्र का वायवीय टैंक। 10.4 बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस एक प्रकार से गैस हो जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचयन के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह उन सूक्ष्मजीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। उपर्युक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर निर्माण तथा पेयों के उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है। यह बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है जिसका वर्णन वाहित मल उपचार से पहले किया गया है। यह जीवाणु पशुओं के रुमेन में भी पाए जाते हैं। रुमेन में सेल्यूलोजी पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रुमेन में एक जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव भी पचाने में के योग्य है। इस प्रकार पशुओं के मल में उनसे सामान्यतः गोबर कहते हैं। यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजी व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस संयंत्र एक टैंक 10 to 15 फीट गहरा होता है जिसमें अपशिष्ट संग्रहित होकर गोबर की कर्दम यानी स्त्री भरी जाती है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की कई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्रों को अधिक बनाया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र चित्र 10.8 में दिखाया गया है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। यदि आपका विद्यालय किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित है तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र को देखने जाएं और जो लोग इसके प्रबंधन से जुड़े हैं उन लोगों से मिलें। आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह है आपका बायोगैस प्लांट 10.8 फिगर। 10.5 जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक है। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर के अनुसार जैव विविधता की स्वास्थ्य की कुंजी है।
भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट ने पीड़क भी कहते हैं उन्मीलित ना हो, वे इनके बजाय उनके नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित और तथा कंपायमान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणीजात तथा पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरणार्थ जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित है। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वह काफी हद तक घट जाएगी। जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों में परिचित होता है। उदाहरणार्थ खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया गया है। ये सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जाना पहचाना भृंग, बीटल जिन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं तथा व्याध पतंग, ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। परंतु जहां तक सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है वहां बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis यानी बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। शुष्क बीजाणु सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह, ब्रैसिका तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली गई हैं पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। लगभग पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास से वैज्ञानिक बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हैं। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक और ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक है। बैक्यूलोवायरसेस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसेस जो जैव वैज्ञानिक संनियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं वे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। ये विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसे प्रदर्शित किया जा चुका है कि इन पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ये विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। 10.6 जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों का प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु उदाहरण एजोस्पाइरलम तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूलवातोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संयोजन से कवक क्या लाभ प्राप्त करते हैं?
साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध हैं। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। सारांश: सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। सभी सूक्ष्म जीव रोग जनकीय नहीं होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवी व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB दूध में वृद्धि करते हैं, जिसे वे दही में बदल जाता है। गीला गुथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का किण्वन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली, डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज, पनीर को एक विशेष बनावट, स्वाद, सुगंध देने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पादों जैसे लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है, जिनका प्रयोग उद्योग में अलग अलग संसाधनों में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करके सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 100 वर्षों से अधिक के समय से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग वाहित मल का उपचार, संग्रहित आंपक या अवमल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इससे प्रकृति में जल के पुनः चक्रण में भी सहायता मिलती है। मिथेनोजन संयंत्र अपशिष्ट के अवकर्षण के दौरान मीथेन बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद पीड़कों को मारने के लिए भी किया जाता है। जैव नियंत्रण मापन से विषैले पीड़कनाशियों का प्रयोग में भारी कमी आई है, जिनका उपयोग पीड़क नियंत्रण में किया जाता है। आज समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। इनके विविध उपयोगों में स्पष्ट हो चुका है कि जिनका प्रयोग मनुष्य कर रहा है, मानव समाज के कल्याण में इन सूक्ष्म जीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ऑडियो बुक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि इसने आपकी बहुत हेल्प करी होगी रिवीजन में। तो इसे लाइक ज़रूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नई ऑडियो बुक के साथ में। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नेक्स्ट चैप्टर बताइएगा कि आपको पहले कौन सी ऑडियो बुक चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय।